के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुन्ना भैया। हाँ जग्गू भैया, हाल चाल बा भैया? भैया देखें हाल चाल तो आपन बिल्कुल सही बा। और देखें जहाँ तक खेती बाड़ी के बाद बा तो जहाँ पर पानी अब लग गए तो देखें थोड़ा थोड़ा निकासी करके अब खेत के फरिज कईल जा रहल बा। हालांकि देखें इधर बीच लगातार जब पानी बरसल तक कुछ जल जमाव की समस्या हो गई रहल, लेकिन अब का कईल जाए भैया। देखें जोन भी दऊ के मनसा बा और एकरे साथ साथ आपन जोन कर्तव्य बा ता ऊ तक करही के पड़ी। बिल्कुल सही बात कहला मुन्ना भैया। और एक चीज जान लिया कि भैया किसान भैया लोग अपन कर्म धर्म दोनों करेला, शेष ऊपर दऊ के ऊपर छोड़ देना। और देखा मुन्ना भैया आज जवान विश्व नारियल दिवस भी है। का बात है। तो भैया देखा एक मकसद यह है भाई कि भैया नारियल जवन है जो विश्व नारियल दिवस है। और नारियल के बाद के बारे में बात कल जाए तो भैया नारियल जवन है एक संस्कृति है, परंपरा है, पर्यावरण से जुड़ल एक अमूल्य उपहार भी बा। अब मुन्ना भैया ये जनता बाटा कि नारियल जवन है ना भैया वो किसानन का और खास तौर से जो गरीब किसान है भैया ओकरे बदे रीढ़ का हड्डी भी बा। भैया नारियल का पानी पिया, बिल्कुल भैया नारियल का लड्डू खा, भैया नारियल का जवन रसरी बनत है मूंछ का रसरी हो तो भैया देखा ये कहीं न कहीं अपन एक व्यवस्था का अंग भी बा। सही आप कहले कि ऐसन काम हम लोगन के करे के बा कि एक तो देखे पोषण भी मिले, जैसे क्या बतौले कि जो नारियल के पानी बा अगर पियल जाए तो भरपूर पोषण मिलला। लेकिन एकरे साथ साथ आर्थिक रूप अगर देखल जाए तो जो एकर जटा बा उसे कई तरह के जोन बाकी जैसे एकर पत्ता से झाड़ू बा, टोकरी बा, चटाई बन रहल बा। और जोन जटा बा उसे रस्सी बा, गद्दा और ब्रश बनावल जाए, घर बना था, नाय बना थे। और नारियल के छिलका और खोल के जोन बाकी ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कईल जा रहल बा, जोन की अपने पर्यावरण के अनुकूल बा। और नारियल से जोन तेल निकलला वो खास करके दवाई में, हाँ दवाई में भैया बाल बदे नारियल का तेल। ओकरे अलावा सौंदर्य प्रसाधन का भी काम करेला भैया, जवन क्रीम श्रीम मेहर ओहर जवन होला भैया ये कुल में भी नारियल का तेल लगेला। तो कुल मिलाए के हमहन बदे भैया ये जवन एक वरदान है। कुल बात यह कहे के बा कि देखें हम लोग तो भैया देखें कोई भी काम करल जाला ओके दू लिहाज से देखल जाला। काहे कि भैया हम लोग तो खेती किसानी करेल जाला तो अब हम लोग तो पौष्टिकता पोषण तो सही बा, लेकिन ओकर जोन आर्थिक महत्व बा ई देख करके अपने खेती बाड़ी में जो ने इलाके में अपन खेती होला खास करके नारियल वाला लोग जुड़त भी हुआ। और बड़ा अच्छा जोन बा की एकर खेती कईल जा रहल बा। आपन देश देखें तीसरे स्थान पे बा और कई इलाके में आपन नारियल उत्पादन प्रमुख रूप से कईल जाला तो एकर लाभ लिहल जा सकेला। देखें जहाँ तक पोषण के बाद भइल, हाँ पोषण के जब बात होला तो पोषण के साथ साथ जग्गू भैया देखें हम लोगन के कई तरह के ऐसा चीज बा। एक तो देखें मान लें खेती बाड़ी के बात भइल, लेकिन एक साथ साथ जैसे फल उगावे गए जैसे पपीता बा और केला बा पोषण के खातिर शामिल कर। लेकिन इधर बीच एक नया मशरूम के बाद भी अपने इलाके में चल रहा बा। और मशरूम के उत्पादन कई लिहाज से बहुत फायदेमंद बा। एक तो देखें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही बा, कहीं कि अब देखें कि पौष्टिकता के देखते हुए कई तरह के बड़े बड़े होटल में या लोग अपने स्वयं भी इस्तेमाल करे लगल हुआ। और दूसर बाजार में जब आप बेचिए तो अच्छा भाव भी मिली। लेकिन कुछ अपने इलाके के जो किसान भाई लोग कुछ समय में ही एकर उत्पादन करेलन और एकर जो तकनीकी जानकारी बा नहीं रखेलन। तो आज हम ऐसे ही एक बातचीत कैले ही
आप हमारे रोहित कुमार मौर्य, आप शोध छात्र हूँ और खास करके मशरूम उत्पादन पर ही इनका शोध चल रहा बा। अच्छा भैया, तो बड़ा अच्छा इनके पास जानकारी बा और हम सोचली कि आज कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई लोगन के जानकारी दिहल जाए कि मशरूम उत्पादन के उन्नत तकनीक का बा। तो ये जानकारी अभी सुनल जी, आगे चल के हम लोग मनसाइन हुई, बाजार भाव जानल जाई रावर्ट्सगंज मंडी के। तो हम तो कहब कि अगर आप इशारा करें तो हम बातचीत शुरू करी। भैया नेकी और पूछा बतियावा हमन सुनत है जा। किसान भाई, कृषि विविधीकरण के तहत हम लोग कई तरह के कार्य कही जाला, चाहे पशुपालन के बात हो, मुर्गी मुर्गा पालन के बात हो, मछली पालन के बात हो, रेशम कीट पालन के बात हो, और ये सब काम यही से करल जाला कि हम अपन आय के बढ़ा सकी। बहुत से अपने किसान भाई खेती बाड़ी में मन नहीं लगला तो वो लोग अन्य कार्य करके अपने आय के बढ़ावत हुआ। खेती के साथ साथ भी कई तरह के कार्य कईल जा सकला। ऐसे ही एक कार्य बा मशरूम उत्पादन के। मशरूम उत्पादन के दिनों दिन मांग बढ़ रहल बा, चाहे व्यावसायिक दृष्टि से देखल जाए या पौष्टिकता के लिहाज से देखल जाए। मशरूम बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहल बा और यही से बहुत से अपने किसान भाई मशरूम उत्पादन से जुड़ल हों। लेकिन मशरूम उत्पादन के जो तकनीकी जानकारी बा, यानी कहे कि मतलब कि कौन कौन रोग लग सकला, कौन कौन किस्म के हम लोग मशरूम उत्पादन शुरू कर सकीला, एक साथ साथ कैसन जलवायु होके के चाहिए, कौन कौन व्यवस्था करके हम मशरूम उत्पादन शुरू करी, यही सब विषय पर आज हम लोग बातचीत करिए। और बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से शोध छात्र रोहित कुमार मौर्य। रोहित जी, सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम और अपने किसान भाई ये जानल चाहिए कि चूंकि आपके मशरूम विषय पर ही शोध बा तो और अधिक जानकारी आपसे अपने किसान भाई लोगन के मिली। तो सबसे पहला सवाल हमारा यह बा कि जो मशरूम हम लोग चर्चा कही जाला, चाहे पौष्टिकता के दृष्टि से देखल जाए, बाजार के लिहाज से देखल जाए, तो एक बारे में आप का कहे चाहिए, एक संक्षिप्त जानकारी आम बोलचाल भाषा में मशरूम के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं एक शोध छात्र हूँ जैसा अभी सर ने बताया। तो क्या एक शोध छात्र का जो फर्ज बनता है कि छात्र अपना कैसे शोध आप तक किसानों तक प्रोवाइड करा सके। गवर्नमेंट की तरफ से भी चलाई जा रही बहुत सारी स्कीम जो लैब टू लैंड किसानों तक अपनी बातें रखी जाती हैं। तो मैं एक शोध छात्र हूं जो अपना रिसर्च कर रहा हूं वो एक मशरूम पे कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि मशरूम क्या होता है। मशरूम हम ग्रो तो कराते हैं लेकिन मशरूम के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि मशरूम होता क्या है। मशरूम के जानने से पहले हमें कुछ माइक्रोबायोलॉजी में उसके बारे में जानना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में जाने उसके पहले कि फंगस क्या होते हैं। फंगस दो प्रकार के फंगस होते हैं, एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको हम सूक्ष्म नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं और ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं जी। तो बात करें मैक्रो ऑर्गेनिज्म में तो हम मशरूम जो फसल हम उगाते हैं वो हमारा मशरूम होता है जिसको मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको हम आराम से अपने फ्रूटिंग बॉडी के रूप में हम देख सकते हैं। ये हमारा होता है मशरूम। अब इसकी किंगडम के बारे में बात कर लें साइंटिफिक, तो ये बेसिडियोमाइकोटिना के अंडर में आते हैं और एस्कोमाइकोटिना के अंडर में आते हैं, जिसमें हम मशरूम का अपना उत्पादन करते हैं और इसमें इसकी फ्रूटिंग बॉडी अपीयर्स होती है। जी, तो कहे के मतलब कि अगर मशरूम अपने किसान भाई उगावत हुआ तो कैसे पहचाने, कहे कि कई तरह के मशरूम अपने आसपास भी प्राकृतिक रूप से भी मिल जाला, तो कैसे वो पहचाने कि कौन खाए लायक बा कौन खाए लायक नहीं बा। किसान भाई को पहले खुद से समझना पड़ेगा कि जो हमें आसपास में जो मशरूम हमें दिखाई दे रहे हैं क्या सभी मशरूम खाने योग्य हैं, नहीं। ऐसे में स्थितियां गांव में बन जाती हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं वो चीजें नहीं समझ पाते हैं और कहीं भी मशरूम देख करके उसको खा लेते हैं और उनको बहुत सारी बीमारियों का लक्षण आने लगते हैं। तो पहले मशरूम को हमें उसमें पहचानने के लिए देखना पड़ता है कि उसकी जो कलर है, मतलब उसका जो रंग है वो किस कलर का है। जो खाने योग्य मशरूम होते हैं वो ब्राउनिश टू व्हाइट कलर होते हैं, मैं यानी कहने का मतलब है भूरा से सफेद कलर के होते हैं। और जो आपके पॉइजनस यानी जहरीले मशरूम होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जिसको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। दूसरी पहचान इनकी है कि आप यदि सिल्वर स्पून में, आप किसी सिल्वर वाले बर्तन में आप मशरूम ले रहे हैं और उसमें आप उसको क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो जो खाने वाले मशरूम होंगे वो कोई भी कलर उसमें नहीं रहेंगे। बाकी जो पॉइजनस में रहते हैं, जो जहरीले मशरूम होते हैं, वो काला कलर के हो जाते हैं। तीसरी पहचान है कि आप ओनियन के साथ यानी प्याज के साथ उसको आप जब फ्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो खाने वाले मशरूम होते हैं उस पे कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो बाकी पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले मशरूम होते हैं, वो काला कलर के पड़ जाते हैं। इनकी ये पहचान है जी। ये तो बड़ा अच्छा आप बता दें कि आमतौर पे भी कभी कभी लोग सोचेलन कि
मशरूम अच्छा बा खराब बा तो एकर पहचान कर सकें। रोहित जी, जैसे मान लें कि जब मशरूम उत्पादन की बात आवेला तो अपने इलाके में खास करके जब नमी रहला, जब ठंडी रहला, तभी लोग जौन बाकी उगावेलन। और अगर वर्ष भर के बात लिहल जाए, मौसम के अनुसार खेती अगर अपने किसान भाई करे चाहें तो पूरे वर्ष के हिसाब से कौन कौन किस्म के मशरूम उत्पादन कई जा सकेला? पहली बात तो किसान भाई हमारे जो होते हैं कि हम किसी एक फसल पे आधारित नहीं होते हैं। सेम इसी तरीके से मशरूम भी होता है कि कोई भी एक फसल ले करके हम उसको पूरे साल उगा नहीं सकते। समस्या होती है तापमान की। जैसे खरीफ रबी जायद 3 मौसम होते हैं, उसी तरीके से मशरूम में भी अलग अलग तापमान पे अलग अलग मशरूम ग्रो होते हैं। तो पहला हम बात करेंगे कि क्या जाड़े वाले मौसम में हम जब बटन मशरूम उगाते हैं, जिसको तापमान की जरूरत पड़ती है 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये मार्च के जब लास्ट में जब इसकी फसल जब तापमान और ज्यादा बढ़ने लगती है तो हम उसके जगह पे हम मिल्की मशरूम ग्रो कराते हैं। तो कहने का मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आप बटन मशरूम ग्रो कराते हैं। फिर इसके बाद आप अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक आप मिल्की मशरूम, जिसे दुधिया मशरूम कहते हैं, आप वो उगाते हैं, जिसको तापमान की जरूरत पड़ती है 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उस टाइप में तापमान एक प्राकृतिक रूप से मिलता रहता है। अब रही बात जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो 3 महीने जो फसल होती है वो हम वेस्टर मशरूम को कंटिन्यू आगे कर लेते हैं, जिसकी बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज होती हैं। वेस्टर फ्लोरिडा होती है और वेस्टर फ्लेविलेटस होती है, जिसको अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है, जो 20 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से ग्रो होती है। आगे रही बात इसमें कि कुछ मेडिसिनल मशरूम होती हैं, जिसको हम एडिबल के जगह पे हम मेडिसिनल भी ग्रो करा सकते हैं, जिसके एक नाम है शिटाके मशरूम, जो आज ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है, जो एक मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ में फ्रेश मशरूम खाने योग्य भी होता है। और जो सबसे ज्यादा इसमें मेन बात होती है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, उसमें लेंटिन एसिड होती है, जो एक तरीके से आपके हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होती है। जी, तो बड़ा अच्छा आप बतौलें कि वर्ष भर अगर वो चाहें तो बटन मशरूम बा, मिल्की मशरूम बा, ओयस्टर मशरूम बा, इके योजनाबद्ध ढंग से उत्पादन कर सकेलन। रोहित जी, कुछ तौर तरीका के बारे में अपने किसान भाई लोगों के का सलाह देवे चाहिए, अगर वो कुछ योजना बनावत हूँ तो कैसे जोन बाकी शुरुआत करें? किसान भाई, पहले उत्तर प्रदेश में हमारे जो तापमान की हम बात करते हैं, क्योंकि तापमान का जो गिरावट होती है और जो उसकी आगे कभी गिरावट होती है तो कभी मतलब ज्यादा तापमान हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए सबसे किसानों को सलाह दी जाती है कि आप बटन मशरूम की तरफ बढ़िए, क्योंकि बटन मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसको हम मार्केटिंग से लेकर के उसकी प्रोसेसिंग बहुत साधारण तरीके से हम उसको कर सकते हैं। दूसरी बात, हम प्राकृतिक तापमान के हिसाब से जब चलते हैं तो हमें उसमें मशरूम में जो तापमान जो जरूरत पड़ती है वो 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। तो हम जब इसको हम नवंबर लास्ट में हम इसको मशरूम को उगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंपोस्ट बनाना पड़ता है। इसके 3 पार्ट में हम चलेंगे। कंपोस्टिंग करना होता है, स्पॉनिंग करना होता है, बैगिंग करना होता है और क्रॉप रूम मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम कंपोस्ट बनाते हैं, जिसपे उस पे बीज उसमें डाला जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए हम कुछ तकनीकी उसके बारे में बताएंगे आपको कि 3 कुंटल हम गेहूं का भूसा लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि 24 घंटे के लिए हम उसको भिगा करके रखते हैं, जिसका 85% आपका जो उसमें नमी होना चाहिए। 24 घंटे के बाद फिर आपको उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिलावट की जाती है, जैसे कि यूरिया होती है, पोटास होती है, डीएपी होती है और कैन फर्टिलाइजर होती है और जिप्सम होती है और गेहूं का चोकर। इनको हम उसमें मिक्स करते हैं। 24 घंटा होने के बाद इनमें सभी चीजों को मिला दिया जाता है और सिर्फ जिप्सम को छोड़ करके। अब बात करें कंपोस्ट में हम मिलाने के बाद एक हीप बोलते हैं। हीप मतलब होता है एक ढेर बनाना, जिसकी लंबाई 5 गुणे 5 गुणे 5 होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें हम उसको एक स्टैंडर्ड में रख लेते हैं। इसके बाद फिर ऊपर से हम कवर कर देते हैं और इसमें तापमान ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और जब इसकी 5वीं पलटाई करते हैं, सेकेंड पलटाई में हम जो करते हैं उसमें हम जिप्सम ऐड करके फिर से हम हीप बना देते हैं। इसमें हम 4 दिन के अंतराल पे पलटाई करते हैं। कुल मिलाकर के 7 पलटाई करते हैं, जो 28 दिन लग जाते हैं। इस कंपोस्ट को बनाने के लिए 30 दिन लगते हैं, जो 5वें
जब 5वें पलटाई में हम करते हैं तो उस टाइम में जो तापमान होती है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जब 6वें में हम पहुंच जाते हैं तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में हो जाती है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा कंपोस्ट बनके तैयार हो चुका है। कितना दिन में मशरूम दिखाई देवे लगता? कंपोस्ट में बात करें, कंपोस्ट से लेकर के मशरूम की पहली तुड़ाई की बात करें जिसमें हम फ्रूटिंग बॉडी आती है, टोटल 60 से 65 दिन लग जाते हैं, जिसमें हम कंपोस्ट बनाने में 30 दिन लग जाते हैं और 30 दिन में माइसीलियम, अब बाकी जो 30 दिन बचे होते हैं वो 12 से 13 दिन में जब हम स्पॉनिंग कर लेते हैं, जब क्रॉप रूम में रखते हैं, और वो क्रॉप रूम में रखने के बाद 12 से 13 दिन लगते हैं। इसके बाद फिर उसमें हम केसिंग की जाती है, फिर इसके बाद उसमें छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडी अपीयर्स होते हैं जी। तो 60 से 65 दिन लग जाते हैं बाजार जाए की अवस्था में। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहित जी, जैसे इतना तकनीकी जानकारी जब अपने किसान भाई लेकर के चल रहा हुआ तो चाहिए कि अच्छा उत्पादन मिले, कोई रोग दुख या तकलीफ न हो, का कोई रोग के भी संभावना रहेला? जी बिल्कुल। मशरूम में बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसके रोग के बारे में और रोग का प्रबंधन के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि उसका प्रबंधन कैसे करना है। हम जब क्रॉप रूम में रखते हैं, जब हम फसल को उठा करके अपनी कमरे में रखते हैं तो उस टाइम से हमें क्या करना, सैनिटाइजेशन करना पड़ता है रूम को। तो उसके पहले यदि आपका कोई पुराना रूम है तो उसमें क्या करते हैं, चूने की पुताई करवा देते हैं। दूसरी बात, जब चूने की पुताई हो जाती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाल दवा होती है और एक फार्मलिन होती है, 1 पिंच लाल दवा लेते हैं और उसमें 1 ml फार्मलिन लेते हैं और उस रूम को क्या फ्यूमिगेशन करते हैं, यानी उसमें एक ऐसी गैस निकलेगी जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस रूम के सारे खत्म हो जाते हैं, जो बाद में उस रोग में कोई आगे बढ़ावा नहीं देते हैं। दूसरी चीज कि उसमें हम तापमान और ह्यूमिडिटी यानी जिसको आर्द्रता कहते हैं वो चीजें बहुत उसमें हम बना के रखते हैं। यदि तापमान का ऊपर नीचे होता है तो बहुत सारे रोग का लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला रोग दिखाई देता है, एक है ग्रीन मोल्ड डिजीज बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इनके आने के मेन सोर्स जो होते हैं वो मिट्टी के कण से होते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो रोग का कारण है, इसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा हेरेजिनम, जो बहुत सारे इनके रोग में आ जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी फसल खराब कर देते हैं। तो निदान के खातिर का आपकी सलाह? निदान में करने के लिए जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट में हम उस टाइम में ही नीम की पत्ती यदि हम उसमें और नीम की खली यदि ऐड कर दें जी। तो एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ से अपने हम कदम को बढ़ाएंगे और आगे उस रूम में किसी तरीके से कोई मक्खी आती है या फिर किसी तरीके से रोग आते हैं तो उसको निदान करने के लिए हम नीम लीफ के एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, यानी उसके अवयव जो होते हैं, तत्व जो बोलते हैं, उन तत्वों को निकाल करके उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तत्व को निकालने के लिए किसान भाई को ये करना पड़ेगा, वेट बाय वॉल्यूम होता है, यानी भार के हिसाब से ही आपको पत्तियां लेनी होती है। आप 100 ml पानी, 100 ml डिस्टिल वाटर होते हैं और उसमें क्या करते हैं, 100 ग्राम आपको पत्ती लेकर के मिक्स करनी होती है और एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको डायल्यूट करने के बाद उन सभी बैगों पे हमें स्प्रे करना होता है, जिसके साथ में रोग और वहां पे लगने वाली मक्खियां सभी समाप्त हो जाती हैं। जी जी। रोहित जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ल जाए, उत्पादन तो हो जाला लेकिन अपने किसान भाई ओके अच्छा फायदा नहीं उठा पावलन, यानी अच्छा मूल्य नहीं उठा पावलन, कारण बाजार के व्यवस्था के बारे में उनके जानकारी बढ़िया ढंग से नहीं रहेला। तो का आप बाजार के बारे में भी कुछ उनके सलाह दी हैं? हाँ, किसान भाई के लिए मशरूम उत्पादन करना, मशरूम को उत्पादन करने के बाद उसको मार्केटिंग कैसे करना, सबसे बड़ी समस्याएं इस फसल में है। तो एक मार्केटिंग की समस्या है जी जी। कि उसको कैसे बेचा जाए। तो किसान भाई से यही सलाह रहेगी कि पहले आप डायरेक्ट मंडी में आप पहले मार्केट को पता करिए कि उसमें क्या रेट है, वहां पे आने वाले मशरूम किस स्थान से आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो मशरूम आपके कहीं दूसरे शहर से आ रहे हों। तो जो किसान भाई अपने शहर में खुद ग्रो करा रहा है तो वो डायरेक्ट अपने मंडी में वहां पे सेल कर सकता है। दूसरी, इनडायरेक्ट में जो किसान भाई अपना जो संपर्क कर सकते हैं, तो अपने ही शहर में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पे पहले इतना पहल नहीं था, कि इतना चहल पहल नहीं थी कि मशरूम के बारे में बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती थी, लेकिन अब बहुत सारे सभी रेस्टोरेंट में बनाई जा रही है, जिसमें बहुत सारी अच्छी प्रोटीन होती है। सभी फसल में क्या होती है, उसमें क्वांटिटी प्रोटीन मिलती है, लेकिन मशरूम एक ऐसा फसल है जिसमें क्वालिटी प्रोटीन मिलती है। जी। तो ये हम रेस्टोरेंट में उनको कांटेक्ट करके वहां पे हम उनको दे सकते हैं मशरूम। अच्छा, कुछ प्रसंस्करण करके भी एक रखल जा सकल? जी जी बिल्कुल।
किसान भाई की किसी परिस्थितियों में यदि मशरूम वो नहीं बिकता है मार्केट में, तो इनको हम सुखा करके, सुखाने के बाद इसको हम बहुत सारे सुखाने के बाद जो सूप बनाए जाते हैं, आप मार्केट में देखे होंगे कि सूप बहुत सारे आते हैं, बिस्किट आते हैं, उनके और भी प्रोडक्ट आते हैं, कॉफी आती है। तो इनके सारे मशरूम जो होते हैं इनको हम ड्राई करके तभी हम इसकी प्रोसेसिंग कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग अपने मशरूम में की जाती है तो वो ऑयस्टर मशरूम की जाती है। तो उसी के द्वारा हम बिस्किट भी बनाते हैं। और आने वाले में बहुत सारे, कि ये नहीं है कि आप इसको किसान भाई सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि हम फसल को उगा रहे हैं और अपने मार्केट तक बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है यदि आप इसको प्रोसेसिंग के साथ में चलें। तो का कहे चाहिए एक आमदनी के बारे में किसान भाई लोगों के खातिर ये फायदेमंद साबित हो सकेला? बिल्कुल फायदेमंद, बिल्कुल साबित हो सकेला। यदि हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करें कि यदि 10 किलोग्राम का कंपोस्ट बैग आ रहा है तो उसमें से 2 किलोग्राम मशरूम निकलता है। जिस मशरूम का रेट होता है सीजन में 150 रुपए किलो होता है, और उस एक बैग की 10 किलोग्राम बैग की जो लागत होती है 105 से लेकर के 100 रुपए तक होती है। तो उसमें यदि 1.5 दूना 300 रुपए की यदि हो रही है, तो और भी यदि उसमें खर्चे जोड़ दें तो 200 रुपए के आसपास में यदि एक बैग पे आ रहे हैं और बिक रहा है आपका 300 रुपए, तो कहने का मतलब है कि आप 3 महीने में अपनी फसल को कहीं न कहीं आप पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जी जी। तो किसान भाई देखें, आज हम लोग बातचीत करत रहने जा कि मशरूम उत्पादन के उन्नत कृषि तकनीक जानकारी मिलल हम लोगन के, कई तरह के किस्म के बारे में, उत्पादन के तरीका के बारे में, बाजार व्यवस्था के बारे में, प्रसंस्करण करके भी हम अपने मशरूम के अच्छा बाजार पा सकीला। और जानकारी के खातिर आज अपने साथ रहना शोध छात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से रोहित कुमार मौर्य। तो रोहित जी, आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई लोगन के मशरूम के बारे में इतना बढ़िया आप जानकारी देले। उम्मीद बाकी अपने किसान भाई जरूर से जरूर लाभ उठाइए। एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसान भाई देखें, अब जानल जाए रावर्ट्सगंज मंडी के थोक बाजार भाव। आज रावर्ट्सगंज मंडी में आलू रहल ललका 1600 से 1700 कुंटल, आलू सफेद 1500 से 1600, प्याज रहल 1000 से 1200 रुपया कुंटल, और टमाटर 3500 से 4000, नेनुआ 2500 से 2600, कोहड़ा 1000 से 1200, कुंदरू 1800 से 2000, लंबा बैगन 1800 से 2000, गोल बैगन 3000 से 3200, परवल 6000 से 6200, लौकी 2500 से 2800, करेला 2500 से 3000, भिंडी 2000 से 2200, बोड़ा 1800 से 2000, मूली 3500 से 4000, लहसुन 4000 से 5000, धनिया 10000 से 11000, हरा मिर्च 3000 से 3500,
अदरक 4000 से 4200, सूरन 7000 से 8000, पालक रहला 2500 से 3000, खीरा 1800 से 2000, मकई 2000 से 2200, फूल गोभी 3000 से 3500 सैकड़ा, पत्ता गोभी 1800 से 2000 और नींबू रहला आज रावर्ट्सगंज मंडी में 100 से 150 रुपया सैकड़ा। ई रहल रावर्ट्सगंज मंडी के थोक बाजार भाव। और अब एक मन मनसाइन करावा तो देखा श्याम देव और संघाती भैया तैयार हुआ, कहा तो कहरवा एक सुनत हो जाए। फसल बीमा योजना के गजब बहार बा, हार होया सुख सरकार तैयार बा, काही मत इससे हारेला, काही मत इससे हारेला, हाँ सुविधा सबके सरकारी अपने का काम बिगाड़ेला। दुई 1000 रुपया खाते में आई, मनावा धाधाई, अरे मिली जवी खाद बीज सब सरकारी, चाहे बोवा चना मटर चाहे तरकारी, दूसरा के बात में गया वेला, दूसरा के बात में गया वेला, हाँ सुविधा सबके सरकारी अपने का काम बिगाड़ेला। क्या बात है, समतलीकरण से अपनी खेत बनवावा, खेतिहर किसान भैया अन्न उपजावा, धीरे धीरे मिट जाई सब परेशानियां, वही नहीं गेहूं के खेतवा के पनिया, आजकल कहीं के कटारेला, आजकल कहीं के कटारेला, हाँ सुविधा सबके सरकारी अपने का काम बिगाड़ेला। तो मुन्ना भैया देखा ये रहना है श्याम देव और संघाती भैया जोवन कहरवा विधा सुनाओ तला कहरवा से मनमनसाइन भइल। बिल्कुल देखें अपने कार्यक्रम के ये मंशा बा कि मनमनसाइन भी हो जाए, जानकारी भी हो जाए और बाजार भाव भी जान लिहल जाए। तो देखें पूरा अपने किसान बाड़ी के सार्थकता यही में बा कि इस सब के जान करके अपनी खेती बाड़ी के अच्छे ढंग से कैल जाए और प्राकृतिक खेती और कम खर्चा वाला खेती ऐसा कैल जाए जैसे कि अपन लागत भी कम आवे और मुनाफा भी ज्यादा हो। बिल्कुल सही अब बात अपने कर कार्यक्रम रहा के है, समेटे के वक्त आ गइल बा। हाँ तब क्या कैल जाए, तो समेटल जाए, चला फिर तब मुलाकात हुई अपने किसान भाई लोगों से नए जानकारी नए अनुभव के साथ। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।